स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 3 का सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं आज का मुद्दा क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की डोर एक बार फिर उलझ गई है, या यूं कहें यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति वार्ता के रास्ते फिर बंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप जो मौजूदा मोर्चे पर जंग रोकने की बात कर रहे थे, अब उन्होंने ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि पुतिन के साथ बेकार की बैठक नहीं करना चाहते, यानी अब वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में कूटनीति नहीं होगी और दूरी की भाषा बोली जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप का ये रुख सिर्फ कूटनीति है या एक नई राजनीति की पटकथा है। दरअसल रूस चाहता है कि यूक्रेन पूरी तरीके से पीछे हटे और डोनबास पर रूस की सत्ता को स्वीकार कर ले। यूक्रेन के राष्ट्रपति इससे इनकार कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका अभी भी यूक्रेन कहता है कि यूक्रेन जो है वो डोनबास को रूस को दे दे, यानी कुल मिलाकर कहें तो शांति की शर्तें अब जो हैं वो तलवार की धार पर पूरी तरीके से टिकी हुई हैं। इसी मुद्दे पर 3 के सवाल में चर्चा करेंगे और पहला सवाल यही है कि क्या ट्रंप का नो मीटिंग फैसला अमेरिका और रूस के टकराव की नई शुरुआत होने जा रहा है, और क्या ये संकेत है कि वॉशिंगटन अब कूटनीति से नहीं दबाव से काम लेगा। और तीसरा सवाल, का यूक्रेन का युद्ध अब 2 महाशक्तियों की अहंकार का युद्ध बन गया है, जंग बन गया है, यानी ईगो क्लैश हो रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब कुछ ही पलों में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर कैसे ट्रंप पुतिन की बैठक जो है वो स्थगित है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे वादे किए, कई ऐसे प्रयास किए। वो कह रहे थे कि अगर मैं होता तो ये युद्ध ना होता। कुछ हद तक वो अपनी बात है उनकी ठीक भी है, लेकिन अब जब युद्ध हो रहा है उसको रुकवाने का जो दावा वो कर रहे थे उसमें सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे। इसमें कई पेच हैं। इसमें एक पेच ज़ेलेंस्की भी हैं जो नहीं चाहते कि भाई वो उस टेबल पर बात करें जहां वो झुक के बात करें कि भाई उनको अपना रीजन देना हो, ज़मीन देनी हो। तभी आपने देखा होगा जब शांति वार्ता के दौरान भी कई बार ज़ेलेंस्की की तरफ से यानी यूक्रेन की तरफ से रूस पर और ज़्यादा हमले हुए, ताकि रूस भी थोड़ा सा अपनी लिमिट में रहे। उसको भी पता रहे कि यूक्रेन और वार कर सकता है, तो बराबर की बात हो, इसको लेकर ज़ेलेंस्की का प्रयास है। लेकिन ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ भी रिश्ते शुरुआत में अच्छे नहीं रखे, बेइज्जती उसकी भी करी, और अब पुतिन के साथ भी मुझे नहीं लगता रिश्ते अच्छे रख पाएंगे। देखिए शिवन, जब भी हम फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं तो वहां पर कभी भी फॉरेन पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं होता, हमेशा फॉरेन डिप्लोमेसी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। अब डिप्लोमेसी का तात्पर्य होता है कि आपका लहजा, आपके शब्द कुछ इस तरीके के हैं कि सामने वाले तक आपकी आवाज़ भी पहुंच जाए, बात भी पहुंच जाए, लेकिन आप इतने रूड ना लगे। लेकिन ट्रंप जो है वो पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके की बातें पुतिन के लिए कह रहे हैं, इंडिया के लिए कह रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के लिए बोल रहे हैं, उनका जो कहने का तरीका है वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। आशीष, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव सर, बेहद स्वागत है। संजीव सर, मुझे लगता है कि इसकी कहानी उस समय ही लिख दी गई थी जब ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि डोनबास का जो हिस्सा है वो आप रूस को दे दो, लेकिन ज़ेलेंस्की माने नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि रूस तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन ज़ेलेंस्की पीछे नहीं हटे। अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ गए हैं कि अगर रूस के हिस्से में डोनेस्क नहीं आता है या फिर लुहांस्क का कुछ हिस्सा नहीं आता है तो जो रूस है वो मानेगा नहीं, तो इस बातचीत का कोई औचित्य है नहीं, और इसीलिए मीटिंग कैंसिल हुई। जी आशीष जी, नमस्कार सभी को। आपको देखिए, जो आज की स्थिति पर खड़े हैं, जो पूरा इंटरनेशनल, पूरा खासकर संदर्भ अगर लिया जाए तो हमारे यूक्रेन का रूस का युद्ध का, आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो वक्तव्य आ रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन का एक तरह से प्रतीक है। उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि वो अपना श्रेय ले लें, सब चीजों को ले लें, लेकिन किसी भी एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रीमेच्योरली किसी बात को कह देना, डिक्लेयर कर देना, ये बड़ी इमेच्योरिटी का परिचायक होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी चीजें, जिस दिन से वो अपना सत्ता में आए और वहां से उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं 24 घंटे लूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज उनको ये लगता है कि देखिए रूस की जो शर्तें हैं, रूस अपनी बातों पर अडिग है। रूस की सबसे बड़ी शर्त यह है कि देखिए रूस का भी ऊपर अगर बाल्टिक सागर का रूट लिया जाए वो ऑलमोस्ट 6 महीने से 8 महीने तक बर्फ में जमा रहता है। अब रूस के पास बचता है क्रीम। रूस अपने इस इलाके को, जहां से उसका मैक्सिमम व्यापार होता है, एनर्जी के मैक्सिमम रिसोर्सेज उसके थ्रू जहां से है,
डोनबास के इलाके में मैक्सिमम उसके एनर्जी रिसोर्सेज है, जहां पे उनके पहले से ही उनके पहले यूक्रेन से उनका पैक्ट था, आपस में शांति से बातें चल रही थी। लेकिन जब से इन्होंने ये किया है, जब से युद्ध चल रहा है, 3.5 साल हो चुके हैं। आज की डेट में उन्होंने जेलेंस्की को समझाया, आज की डेट में उन्होंने पुतिन साहब से बात की, लेकिन उनके लेवल पे, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लेवल पे, ये एक बहुत बड़ा मैच्योरिटी वाली बात नहीं थी कि आप डायरेक्ट नहीं, लेकिन संजीव मलिक सर, सवाल तो यही उठता है ना कि जिन इलाकों पर रूस कब्जा कर चुका है, चाहे डोनेट्स्क की बात करें, चाहे लुहांस्क की बात करें, चाहे ज़पोरिज़िया की बात करें, उन इलाकों से रूस पीछे क्यों हटेगा? समझौता तो वहां होता है ना जहां आप बराबर पे हो। यहां रूस ऊपर है, यूक्रेन नीचे है, कहां से समझौता करेगा वो? अगर इसको थोड़ा सा हम एक लेवल पीछे जाके देखें आशीष जी, इस एरिया पर रूस एक बफर जोन बनाना चाहता है, आज भी उसका ये सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, यूक्रेन को लालच दिया गया नेटो में आने का, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का ये था कि हम रूस पे उसके एनर्जी के लिए पूरी सर्दियों जो हम डिपेंड रहते वो डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो, यूक्रेन को अपने पाले में लाया जाए, नेटो का उसको लालच दिया गया और यहीं से बात ज्यादा भड़की। मुझे याद है 2022 में जब युद्ध शुरू होने से पहले कई बार ये संदेश मॉस्को से भेजे गए थे कीव को कि मेहरबानी करके आप नेटो का लालच छोड़िए, नेटो में मत आइए। अच्छा होता उस टाइम जो नए नए प्रेसिडेंट थे, एक्चुअली जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है वो भी तो अमेरिका के एस्टेब्लिश किए हुए हैं वहां पे, आज उनका जो अस्तित्व है वो अमेरिका के बिना नहीं है। दूसरा ये बात होती है कि जब ये इलाका है डोनबास वाला, ये बफर जोन में रूस लिए बिना नहीं मानने वाला, नहीं उस पर समझौता करने वाला है। और रही बात नीचे क्रीमिया की, उसकी बात तो भूल जाइए। तीसरा मेन आता है कि नेटो का क्रीमिया पे तो ऑलरेडी कब्जा है 2014 में, उसी के बाद तो यूरोपियन यूनियन से उनके ताल्लुकात जो रूस के हैं वो खराब हुए। क्रीमिया तो ऑलरेडी वो है, क्रीमिया पे तो बात ही नहीं है, अब बात तो डोनबास पर आ गई है। ये बात सही है, जेलेंस्की ये चाहता है कि मैं मैक्सिमम आज क्रीमिया में भी बात करके कम से कम अपने डैमेज को मिनिमम कर सकूं। ज्यादा मांगूंगा तो कुछ तो छोड़ेगा रूस, लेकिन बात रूस की यहां पे आकर अटक जाती है कि एक तो डोनबास का जो ये ज़पोरिज़िया का पूरा इलाका, क्योंकि दिस इज फुल ऑफ एनर्जी सोर्सेज, और दूसरा ये है कि बफर जोन, और तीसरा है नेटो की कंडीशन। ये मुझे नहीं लगता कि रूस इस पर कोई कंप्रोमाइज करने वाला है। नहीं, लेकिन एक इसी बीच एक सवाल ये उत्पन्न हो जाता है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज लगातार जो है वो यूक्रेन को हवा भर रही हैं, जेलेंस्की को हवा भर रही हैं, पैसों की मदद हो रही है, $8 अरब की मदद यूरोपियन कंट्रीज ने की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर ये जाकर रुकेगा कहां? देखिए, रूस नहीं चाहता कि वो पूरी तरीके से यूक्रेन को बर्बाद कर दे, अगर करना चाहता तो वो पहले भी कर सकता था, रूस ये नहीं चाहता। लेकिन क्या हालात उस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं क्या आपको? मेरा ऐसा मानना है, मेरा खुद का स्टडी ये कहता है कि देखिए, इसको रोकने के 2-3 मोटे मोटे से रोड मैप है। पहला रोड मैप तो ये है कि रूस के यहाँ पे जो थिंक टैंक है उसने सोचना शुरू कर दिया कि जेलेंस्की को रिप्लेस किया जाए। जेलेंस्की रिप्लेस होगा कि जैसे कि पहले भी वहां पे जो राष्ट्रपति थे वहां के जेलेंस्की से पहले, वो रूस के साथ बड़े मित्रतापूर्वक संबंध बनाए हुए थे। चलिए, एक डिप्लोमेसी ये कहती है कि आप अपनी मैच्योरिटी से जैसे भी करें, आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाएं। लेकिन जब जेलेंस्की के आने के बाद और सारा बवाल यहां से शुरू होता है कि जी उसको नेटो का लालच दे दिया जाता है। जेलेंस्की को उसमें बहुत अपना फायदा नजर आता है, क्योंकि उसको ये नहीं है, उसको ये भी है कि नेटो से मदद मिलेगी, अमेरिका से मदद मिलेगी, और ये सब जो डॉलर की राजनीति है ये सब उस पर हावी होती गई। आज के डेट में भी वो जो मिसाइलें मांग रहा है, आज भी किस मुंह से यूक्रेन, अमेरिका ने तो मना कर दिया ना, स्टॉकहोम मिसाइल मांगने गए थे, ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि हम देंगे नहीं। आज भी अमेरिका का रवैया बड़ा ढुलमुल रहा है, कभी वो बोलता है कि हम नहीं देंगे, कभी कहता नहीं हम यूक्रेन को पूरा आर्म करेंगे, और तीसरा भी रास्ता अपनाता है, कभी वो अपना यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू, नेटो कंट्री के थ्रू पुश करता है आर्म्स को। कर्नल साहब, एक ये भी बताइए कि एक बात कही जाती है कि नेटो का लालच दिया गया, नेटो का लालच लिया गया। अच्छा, जेलेंस्की पहली बात तो करते क्या? शुरुआती दौर में तो हम भी क्वेश्चन करते थे कि किस तरीके की लीडरशिप है, क्या डिसीजंस, लेकिन जब दुश्मन आपके इतने करीब आ गया और आपके घर में घुस रहा है तो आपको युद्ध लड़ना है। जेलेंस्की की तारीफ इस बात की तो बनती है कि इतने लंबे समय तक उन्होंने युद्ध को झेला, पहली बात। और दूसरा ये कि अगर नेटो का लालच उनके नहीं भी दिया जाता, नेटो की बात ना भी आती, तो क्या कभी जीवन में यानी आने वाले समय में रूस हमला ना करता यूक्रेन पर? अगर डोनेट्स्क, डोनबास, लुहांस्क, ये तमाम चीज़ों की बात है, आप कह रहे हैं एनर्जी वाले इलाके हैं, पूरा खनिज वहाँ पर भंडार आपको मिलेगा।
आने वाले समय में क्या कभी अटैक ना होता, इस बात की कोई गारंटी थी? शिवम जी, जो रूस और यूक्रेन के सदियों से दोनों पड़ोसी रहे हैं, वो तो यूएसएसआर अच्छा ही तो है, मतलब अगर मैं देखा बताता जाए। हूँ, हाँ, मैं ओवरऑल से बताता हूँ। जहां तक मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2022 में युद्ध होने से पहले कई वार्ताएं चली, कई दूसरे कंट्रीज में भी रशिया के यूक्रेन के जो प्रतिनिधि थे वो मिलते रहे, लेकिन यूक्रेन के ऊपर जो इतना हावी हो गया, वो नेटो में घुसने का जो उनका एंट्री का जो लालच था, उसने यूक्रेन को नुकसान किया। दूसरा, जेलेंस्की जो थे वो पूरी तरह से वफादार थे अमेरिका के प्रति, क्योंकि अमेरिका ने उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत मदद की, फाइनेंशियल मदद की, उनको वहां पे इलेक्शन जीतने के बावजूद भी बहुत काफी मदद की। लेकिन अच्छा देश वो होता है कि जो अपने कंट्री के बारे में पहले सोचे, वहां के लोग के बारे में सोचे। ये संभव था कि जेलेंस्की रशिया के साथ बैठकर उनके साथ कोई आपस में म्यूचुअली समझौता कर सकते थे कि आप जो हमारी चीज है, आज जहां हम खड़े हैं, हम इस पर कैसे आगे बढ़े। जब जब ये देखिए शिवम जी कि जब भी तीसरे देश या ज्यादा देश शामिल होते हैं, आपकी बात हमेशा बिगड़ेगी, क्योंकि उन लोगों के हित भी इसमें शामिल हो जाते हैं। स्ट्रेटेजिक हित है पूरे नेटो की। अगर देखा जाए, नेटो का तो आज अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। ये वार्सा के खिलाफ हुआ था, वार्सा खत्म हो चुका है, वार्सा पैक्ट कभी का। लेकिन वो लोग बनाए हुए एक लॉजिक काम नहीं करता। लेकिन संजीव मलिक जी, एक इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि जिस नेटो में शामिल होने को लेकर यह पूरा युद्ध शुरू हुआ, अब आज की तारीख में भी बात की जाए तो उस नेटो में तो यूक्रेन शामिल ही नहीं हो सकता। पहली शर्त ही रूस की यही होगी। सबसे बड़ी शर्त यही है कि एक्चुअली ग्राउंड बेस युद्ध का यही था कि आप नेटो में शामिल ना होए, क्योंकि उसका दूसरा एक और पक्ष है, अमेरिका वुड हैव कम क्लोज टू रशिया। और रशिया इसको नॉट ओनली स्ट्रेटेजिकली, नॉट ओनली डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक रूप से भी ये रशिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और रशिया इसको अच्छी तरह से पहचानता है कि वहां के जो एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, उस पर पूरे नेटो, पूरे यूरोप की नजर लगी हुई है। और वो उसको साहब, एक बात ये है, एक बात तो ये है कि देखिए, नेटो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यूरोप भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा। रूस से जो गैस जाती है उन सभी देशों को चाहिए, ठंड वहां पर इतनी पड़ती है उनके घर में, अगर ये गैस ना जाए तो वो तो ठंड से क्या हाल उनका हो जाए मैं बोलना नहीं चाहता। तो जितनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लड़ाई करनी है वो कर रहे हैं। एक प्रश्न तो ये है कि जरूरत रशिया की उनको भी है। दूसरी बात ये कि क्या नेटो के अंदर जाने के लिए कोई बहुत बड़ा कोई प्रक्रिया है कि भाई युद्ध के दौरान वो नेटो में सम्मिलित नहीं हो सकते थे कि भाई हाँ मैं हो गया, इतनी मेरी बर्बादी हो गई। तो फिर नेटो ने भी धोखा दिया, यूएस ने भी धोखा दिया और जेलेंस्की भी नहीं समझ पाए। आज क्या दिक्कत है, नेटो में शामिल हो जाएं, फिर तो रशिया भी चुप हो जाएगा ना, वो भी युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है मैं अपनी सीमा में रहूंगा। नहीं शिवम जी, मैं थोड़ा सा यहां पर मेरा विचार ऐसा है कि देखिए, नेटो में शामिल होना, एंट्री करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नेटो ने और पूरे अमेरिका ने भी ये रियलाइज किया है कि जो रशिया से वो उम्मीद कर रहे थे कि इतना ज्यादा विरोध नहीं आएगा, जितना रेजिस्टेंस आया है रशिया से, जितना ऑफेंस आया है, ऑफेंसिव हुआ है रशिया, इतनी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। और यही देखते हुए शायद उन्हें अपने कदमों को पीछे खींचा है। यही करते हुए नहीं, क्या नेटो से नहीं लड़ सकता रशिया? क्या नेटो से नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है रशिया, क्या मतलब इसमें थॉट प्रोसेस क्या है अगर हो गया नेटो? नहीं, आज स्टेज में है, थॉट प्रोसेस ये है कि इस स्टेज पर रशिया है कि रशिया भी पीछे नहीं जा सकता। रशिया का मानना पड़ेगा, देखिए अमेरिका का बाइडेन प्रशासन कहा था कि अमेरिका या रशिया को एंगेज रखिए, उसको इकोनॉमिक कमजोर कीजिए, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है, इट ड्रेन्स आउट योर रिसोर्सेज, ऑल टाइप रिसोर्सेज। अंदर ही अंदर क्या होता है कि जो आपकी जनता, सिटीजन्स होते हैं, उनके अंदर एक रोष पैदा होता है, क्योंकि दे फेस द हार्डशिप। जब वो हार्डशिप फेस करते हैं तो फिर वो अपनी गवर्नमेंट पे अंदर से प्रेशर डालते हैं। बाइडेन प्रशासन उस पर चल रहा था कि रशिया को अंदर से खोखला किया जाए, लेकिन हुआ क्या कि रशिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है और उसकी अपनी जो सप्लाई लाइन है वो इतनी स्ट्रांग है कि रशिया एक बैटल हार्डन्ड कंट्री है शुरू से। जर्मन को देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर से देखिए, ये गलती मेरे ख्याल से बाइडेन प्रशासन ने की कि रशिया को उलझा के आप इसको खोखला इतना नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। लेकिन क्या ये ईगो क्लैश नहीं है? अगर पुतिन आज बोल दे हैं जेलेंस्की को खत्म करते हैं युद्ध, क्यों बर्बादी करें, आज ही रोक देते हैं, हमें अमेरिका की क्या जरूरत है, हम आपस में बात करेंगे, आपका रीजन जो आपका था वो रहेगा, 2022 से पहले के हालात में वापस आते हैं। नहीं, 2022 से पहले के हालात में क्यों रूस वापस आएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना शिवम। नहीं, अगर युद्ध से पहले की स्थिति में आप आए नहीं, तो लेकिन नहीं, क्योंकि युद्ध तो थोपा गया है ना उस पर, तो वो इस पर नेगोशिएट नहीं करेगा। तो नेटो में जाने को थोपा गया ना, जमीन को लेकर। अभी एक बात शिवम कह रहे थे, उनका कहना था कि ठीक है नाटो में शामिल हो जाए यूक्रेन, उसके बाद क्या?
बट इनडायरेक्टली अभी भी कौन सा रशिया जो है वो एकलौता यूक्रेन के साथ फाइट कर रहा है? वो तो सारी यूरोपियन कंट्री यूएसए के साथ तो ऑलरेडी फाइट कर रहा है, चाहे नाटो में शामिल हो या ना हो। और वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो 2022 के बाद चेंज हो गया है। रशिया इज बिकमिंग अ सुपर पावर। यस पलक मैम, मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूं कि रशिया इज नॉट फाइटिंग विद द यूक्रेन। रशिया इज फाइटिंग विद हाफ नेटो एंड ऑलमोस्ट एंटायर यूरोप। बहुत सारे कंट्री यूरोप में नहीं चाहते कि ये युद्ध आगे चले, लेकिन वो डोरमेंट बैठे हुए। अमेरिकन लोग प्रेशराइज करता है, बट दे आर सेइंग कि नो, हम आपको नहीं इतना ज्यादा इसमें एनकरेज कर पाएंगे। रीजन बीइंग कि उनका भी सारा इकोनॉमी का सवाल है मैम। दूसरी बात यह है कि जर्मनी इज द मुखर है। जर्मनी एक मुखर ऐसा कंट्री है, उधर ब्रिटेन है, फ्रांस है। ये 3 कंट्री ऐसे मेजर कंट्री जो नेटो के भी है, यूरोप के कंट्री भी हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं। अब चोरी छुपे उन्होंने, जर्मनी ने अपनी टॉरस मिसाइलें बीच में इनको दी, जिसमें ये अंदर तक थोड़ा पेनिट्रेट कर पाए। अभी टॉमहॉक मांग रहे हैं। अभी रशिया ने जो उनको पुतिन जी ने उनकी तरफ मैसेज भिजवाया है प्रशासन की तरफ, अमेरिकन प्रशासन की तरफ, शायद ये बड़ा स्टर्न मैसेज भेजा है कि इफ यू डू दिस the things is going to get accelerated only। कभी भी इसमें कमी आने का एक ही विचार है कि दोनों पक्षों को बैठाकर मेजर पे जितना जेलेंस्की के ये पैक्ट नहीं होगा। तो ईगो क्लैश है कि नहीं है? ईगो क्लैश मानते हैं कि नहीं? यस शिवम जी, ईगो क्लैश भी ये तो फिर बेवकूफी हुई ना कर्नल साहब। ये तो मतलब मैं चाहूं, मैं या तो मैं डिफेंस लॉबी के लिए सोच रहा हूं कि मेरी डिफेंस लॉबी आगे बढ़े, इसमें जेलेंस्की भी फिर मैं कहूंगा वो भी गद्दार है। नहीं, इसमें जेलेंस्की अगर देखा जाए, आज हम 3.5 साल बाद एनालाइज कर रहे हैं, जेलेंस्की ने अपने देश के लिए अच्छा नहीं किया इस तरह से। ठीक है, मैं मानता हूं अपने देश को किसी पे थोपी हुई लड़ाई को सामना करना बनता है, लेकिन एक अच्छा डिप्लोमेट, अच्छा प्रीमियर वो होता है जो अपने देशों का हित करके एक कदम चाहे पीछे भी लेना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन में आया जाए। ये कभी जेलेंस्की ने कोशिश ही नहीं किया। जेलेंस्की आज भी ये कहते हैं कि रशिया को जब तक मिलिटरीली प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, रशिया टॉकिंग टेबल पर नहीं आएगा। रशिया कहता कि मेरी 3 प्रोमिनेंट मांगे हैं। मांगे यही है कि तो नेटो का किस्सा है, दूसरा ये कि बफर जो उनका है, और तीसरा चीज है कि जो उनके जो ऑलरेडी जो फ्रीज्ड एसेट्स है, जो सारे नेटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज ने किए हैं, उनको रिलीज किया जाए सो दैट उनकी इकोनॉमी में वापस आ सके वो। ये चीज प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो मान भी रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की किस बेसिस पर आना है? ठीक है, जेलेंस्की को मानने के लिए आधार होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने फेस भी दिखाना है। ठीक है, आने वाले टाइम में उनको प्रेसिडेंट इलेक्शन भी लड़ना है। ये युद्ध कहां अटक रहा है डिप्लोमेसी में? कहां फेलियर का मुख्य रीजन क्या है? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और विदेश मामलों के जानकार भी हैं। स्वागत है आपका। थोड़ा विलंब से आप हमारे साथ आए, चर्चा काफी गंभीर हो चुकी है। ये युद्ध कैसे रुकेगा? डोनाल्ड ट्रंप बात नहीं करेंगे, पुतिन से इग्नोर कर रहे हैं, वो तो उनका तरीका है, लेकिन क्या वाकई अमेरिका की जरूरत है युद्ध को रोकने के लिए, या फिर जेलेंस्की और पुतिन भी तो बात कर सकते हैं? उनका तरीका नहीं है। वो वर्ल्ड लीडर के लिए, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड लीडर के लिए, पुतिन के लिए ऐसा नहीं कह सकते उनके साथ मीटिंग करना वेस्टेड टाइम। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। पलक जी, ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ही खास अंदाज होता है दुनिया के किसी भी नेता के साथ बात करने के लिए, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ऐसा करके वो जो अपना प्रतिद्वंदी है या प्रतिपक्ष है उसको डगमगा देना चाहते हैं, ताकि प्रतिद्वंदी को समझ ना आए कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं, अगला कदम क्या लेंगे। जहाँ तक रूस की बात है, जब वो बात करते हैं पुतिन की, तो शुरुआती दौर में अगर आप देखें तो उनका रुख ऐसा होता था कि वो कहते थे कि पुतिन तो हमारे बहुत पक्के मित्र हैं। ऐसा कह के उन्होंने काफ़ी हद तक वर्ल्ड कम्युनिटी को अपने बस में कर लिया था। हम सब ने यकीन किया था कि डोनाल्ड ट्रंप का शायद पुतिन के साथ खास इक्वेशन है, लेकिन पुतिन जो हैं वो हमेशा अपने तरफ से बहुत क्लियर थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के मित्र हैं, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर सकें। रूस की जैसा कि कर्नल मलिक ने भी कहा, रूस की 2-3 मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं। एक तो मांग है कि शुरुआती दिनों में ही कि नेटो को ना ज्वाइन करें। अब कर्नल मलिक ने एकदम सही कहा है कि नेटो के देशों को यूक्रेन को अपने फोल्ड में लेने का, यानी नेटो का मेंबर बनाने का थोड़ी दिक्कत है। अगर आप पूरा प्रोसेस देखें तो नेटो का मेंबर बनने के लिए 3 चरण होते हैं, और इन 3 चरणों में छोटे छोटे करीबन 32 या 34 स्टेप हैं। तो क्या यूक्रेन उन 3 चरणों को या छोटे छोटे 32 या 34 स्टेप्स को मानने के लिए तैयार है? ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि अगर किसी भी देश को नेटो का मेंबर बनना है तो उसको अपनी आर्थिक पॉलिसीज
और आर्थिक जो प्रोसीजर्स हैं वो नेटो के सामने ऑडिट के लिए रखना होता है। नहीं, पर इनकी तो आर्थिक स्थिति तो वैसी कोई अच्छी नहीं। मैं कह रहा हूं कैप्टन साहब, क्या अभी वो कहेंगे लो मेरी आर्थिक स्थिति ये है, चलो, लेकिन क्या अभी नेटो को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या 32 प्रोसेस क्या है? नेटो, ये तो देखिए, अगर नेटो चाहता है तो वो कैसे भी करवाएगा, अगर नहीं चाहता है तो ये नाटक है, ये तो बेवकूफी है, दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। ये तो हथियारों की लॉबी के लिए आपने एक मैदान तैयार कर दिया, वहां से गोले चलेंगे, यहां से गोले चलेंगे और हथियार बिकेंगे, और डिफेंस लॉबी कमा रही है। ये तो कोई झूठ नहीं है, ये बहुत बड़ा एक लॉबी है। हाँ शिवम जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नेटो का मेंबर इतना आसानी से बनाएंगे नहीं, और अमेरिका का खासतौर से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत ही खुश है। देखो, नेटो का मेंबर बनने के लिए यूक्रेन 2015 से ही कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने पहली बार नेटो का मेंबर बनने की कोशिश तब की जब रूस क्रीमिया में घुस गया था, और अचानक से यूक्रेन को लगा कि ना तो उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, उसने 1992 में समझौते के तहत न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए थे। तो जब क्राइमिया में रूस घुस गया तब पहली बार नेटो में जाने की कोशिश की। लेकिन नेटो में एंट्री का प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है आप देख लीजिए। 2015 से लेकर 2021-22 तक नेटो में यूक्रेन को नहीं लिया गया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो यूक्रेन के देश आके कहते हैं कि यूक्रेन यूरोपियन देशों में सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री माना जाता है, और करप्शन इंडेक्स यानी पारदर्शिता इन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, यानी सरकारी कामकाज करने का तरीका यूक्रेन में पारदर्शी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जा रहा था। देखिए, नेटो का मेंबर बनते ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी यूक्रेन में, किसी भी नेटो मेंबर में। अब क्या होता है कि उस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से खर्च किया जाएगा और उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंताजनक एक छवि है। नेटो के देशों को लगता है कि यूक्रेन में जब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे तो उनको एक ट्रांसपेरेंट और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। यूक्रेन में अभी रशियन सिस्टम है जिसके तहत बड़ी बड़े इन्वेस्टमेंट जो हैं वो बड़े बड़े नेता। यूके देवनाथ जी, यहीं से सवाल शुरू होता है। जब नेटो कंट्रीज को ये लगता था कि भाई रशियन वहां पर अंदर तक घुसे हुए हैं, तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि तुम आके जेलेंस्की से कि नेटो में शामिल हो जाए? हाँ, देखिए, जब यूरोप के देश आके जेलेंस्की से कहते हैं कि तुम आकर नेटो में शामिल हो जाए, इसका पर्पस ये नहीं है कि कूटनीतिक पर्पस ये नहीं कि वह वाकई उत्सुक हैं कि यूक्रेन नेटो में आ जाए। इसका पर्पस उनका सिर्फ इतना ही है कि यूक्रेन अपने को पारदर्शी बनाए। उसका दूसरा मतलब समझिए, यूक्रेन अपने को पारदर्शी बनाए मतलब जेलेंस्की अपनी जो पर्सनल पावर है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में उसको ढीला करे, यानी हस्तक्षेप हो नेटो का और बाकी देशों का वहां पर इंटरफेरेंस हो, और इनडायरेक्टली अमेरिका चाहता है वो कंट्रोल करे। फिर अमेरिका क्या चाहता है वो पूरी दुनिया चाहती है। लेकिन कर्नल संजीव मलिक जी, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका पड़ोसी आपको बुलाए कि भाई आओ चाय पे बैठते हैं, लेकिन जब भी आप जाएंगे वो कुंडी नहीं खोलता है। तो ये हाल नेटो का नहीं हो गया है? यूक्रेन को भाई साहब आप आओ चाय पीते हैं, वो बुलाता है, लेकिन लेना आपको है नहीं, ड्रामा आप कर रहे हैं। तो ये कब खत्म होगा? और इस युद्ध को रोकने का कोई एक स्टेप भी तो होना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या जेलेंस्की को हटा के ही होगा, या तो वो जेलेंस्की को मरवाएंगे, किस तरीके से उसका असैसिनेशन करवाना चाहेंगे, प्रयास तो कर ही रहे हैं। नेटो का इसमें क्या इंटरेस्ट है? नेटो के थ्रू अमेरिका का इंटरेस्ट है। ये इसके बाद साफ साफ इसके पीछे बाइडेन प्रशासन ने बहुत जोर लगाया कि रशिया को उस हद तक खोखला किया जाए कि रशिया अपने आप सर्वाइवल लेवल पे आ जाए। लेकिन वो बात, चूंकि वो कैलकुलेशन उनकी नहीं बनी, रीजन बीइंग क्योंकि रशिया के अंदर, रशिया एक ऐसा देशभक्त कंट्री है जिसके अंदर एक तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, और इसके साथ साथ रशिया की लोकेशन ऐसी है कि रशिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसके पड़ोस में आके अमेरिका बैठ जाए या यूरोपियन कंट्री बैठ जाए। वो आज यूक्रेन को उन्होंने बीच में संदेश दिए थे, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मुफ्ताई में फॉलो करता था, कि आप बफर स्टेट है, आप रहिए, आप हमारे साथ बैठ के पैक्ट कीजिए, आपका भी इंटरेस्ट कवर करेंगे, हमारे भी इंटरेस्ट कवर होगा, बट वी विल नॉट लेट अमेरिका कम क्लोज टू दिस प्लेस। दूसरी बात थी जो मैं आपको पहले ही बताया है
कि एनर्जी रिसोर्सेज उस एरिया के, कुछ रशिया में कुछ यूक्रेन में, उस पर्टिकुलर एरिया के बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर रशिया गैस नहीं देगा, आपने सही बोला था, यूरोप ठंड से, आधा ठंड से मर जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, दे विल सफर वेरी बैडली। अब बात ये आती है कि उनको रशिया से लेना भी है, वो रशिया पे डिपेंडेंसी दिखाना भी नहीं चाहते। तो ये उन्होंने चाल चली थी कि आप यूक्रेन को अपनी तरफ कीजिए, यूक्रेन के जो एनर्जी साधन है बहुत है उसके अंदर, उन पर अपना डोमिनेंस कीजिए और अपनी शर्तों से वो चीप रिसोर्सेज को चीप रेट पर लीजिए, और उसके साथ अमेरिका जाकर के तो प्लान फेल हो गया, प्लान फेल हो गया। जी बिल्कुल बैकफायर किया, बहुत बैकफायर किया। ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन यही है। आज जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, उनकी जो भाषा है ये प्योरली फ्रस्ट्रेशन है। और एक चीज और बता दूं, आज की डेट में ये हालत हो गई है कि ट्रंप साहब जो कहते हैं, पीपल आर एक्सपेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट डे, कि अभी क्या वक्त आएगा उनकी तरफ से। ये रिलायबिलिटी का इतना लो लेवल अमेरिकन प्रेसिडेंट का कभी नहीं हुआ शायद। पर कभी तो रुकेगा ना साहब युद्ध, कभी तो इतने लॉन्गेस्ट वॉर हो जाएगी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो। इतने लंबे युद्ध कहां चलते हैं? जी रुकेगा, केवल 2 देश रुकेगा। हाँ, 2-3 ऑप्शंस हैं। देखिए, एक तो यह है कि एक तो जेलेंस्की इस बात पर आ जाए कि कुछ ऐसा मॉडल निकाला जाए कि यूक्रेन के लोगों को वहां पर ह्यूमिलेशन ना लगे। ठीक है, युद्ध खिंचा बहुत लंबा, 3.5 साल हो चुके हैं, और अगर भी कोई कोशिश की जाएगी, महीना, 2 महीना, 4 महीना फिर भी खिंच सकता है। तो ऐसा फॉर्मूला किया जाए कि वहां के लोगों में भी ये संदेश जाए कि नहीं, यू हैव नॉट लॉस्ट। और रशिया भी ऑल्सो, कि उनको भी विन विन सिचुएशन में ही युद्ध समाप्त होते हैं। समझौते जब होते हैं, जैसे देखिए, कंट्री के खिलाफ युद्ध लड़ना अलग बात है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ युद्ध लड़ना अलग बात है। आप हमास को डेसिमेट कर सकते हो, हिजबुल्लाह को डेसिमेट कर सकते हो, उनको कोई फेस नहीं दिखाना है पब्लिक में जाके, उनको लोकल लोगों के बीच में, या कंट्री को फेस दिखाना पड़ता है अपने लोगों के बीच में, क्योंकि जेलेंस्की हैज टू फेस द कंट्री नॉट ओनली फॉर हिज सर्वाइवल आल्सो। ठीक है, बिल्कुल। तो दूसरा तरीका यह है कि यस, कोविड जब ये लग जाएगा, रशिया आई एम श्योर इस बात पर जरूर सोच रहा है एज ए कंट्री कि अगर बिल्कुल ही नहीं बात बनेगी, रोज को खत्म करना चाहेंगे, तो वो चाहेंगे कि जेलेंस्की को वहां की गद्दी से उतार फेंका जाए। बिल्कुल, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों करना चाहूंगा। देवनाथ जी आपका, संजीव मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिस तरीके से पूरी एनालिसिस आप दोनों ने करी, विस्तार से हमने भी चर्चा को आगे बढ़ाया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं में जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।